अब हम डिस्कस करते हैं कि नर्व फाइबर्स क्या होते हैं। नर्व फाइबर हकीकत में थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है नर्व सेल्स की, और इसकी अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन के अंदर ये तीन तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर की बेस पे की जाती हैं जो मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं, और दूसरी किस्म की नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं। अब मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स और नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स में क्या फ़र्क है कि जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन की सीथ बनी हो वहाँ पे, और इस तरह से आपके पास वो मेलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाएंगे, जबकि जिनके ऊपर ये सीथ, फेट की सीथ मौजूद नहीं होती, शेवांस सेल्स नहीं होते, उनको हम नॉन मेलिनेटेड नर्व सेल्स का नाम देते हैं। मेलिनेटेड नर्व सेल्स का फ़ायदा ये है कि ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। 300 टाइम क्या करते हैं, नॉर्मल स्पीड इंक्रीज़ कर जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो मसल्स के अंदर होंगी उनको हम स्मोटिक नर्व फाइबर्स का नाम देंगे। जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती हैं उनको हम विज़रल का नाम देते हैं। और ओरिजिन की बात करें तो जो ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी क्रेनियल नर्व्स कहलाएंगी, और जो आपके पास स्पाइनल वाले रीजन से ओरिजिनेट होंगी उसको हम स्पाइनल नर्व का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। फंक्शन की बेस के ऊपर है, ट्रांसमिशन की बेस के ऊपर है यानी सेक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और इसी तरह से आपके पास उनके डायमीटर की बेस के ऊपर है। तो दो फंक्शन की बेस के ऊपर हैं, इसी तरह से दो जो हैं वो आपके पास न्यूरोट्रांसमिशन की बेस के ऊपर हैं, और तीन जो इसकी टाइप्स आगे आती हैं वो उसके डायमीटर की बेस के ऊपर हैं। फंक्शन की बात करें तो सेंसरी हैं और मोटर हैं। इसी तरह से सेंसरी को अफेरेंट नर्व फाइबर कहा जाता है और मोटर को इफेरेंट नर्व फाइबर कहा जाता है। अगर हम न्यूरोट्रांसमिशन की बात करें, इसमें भी दो तरह की आती हैं, एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक फाइबर्स आती हैं ये दो। और फाइनली अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसमें तीन तरह के आते हैं, एक टाइप ए है, टाइप बी है और टाइप सी है। फिर आते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। हकीकत में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये अनस्टिमुलेटेड सेल्स की वजह से जनरेट होता है आपकी बॉडी के अंदर, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये आयंस की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। ये ICF और ECF के अंदर यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के दरमियान ये आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर सोडियम आयंस मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर पोटाशियम आयंस होते हैं। पोटाशियम आयंस और इनऑर्गेनिक आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से मेम्ब्रेन इनर साइड से नेगेटिवली चार्ज होती है और बाहर वाली साइड से क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इस कंडीशन को हम नॉर्मली पोलराइजेशन का नाम देते हैं। आगे अगर हम एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल MAP, ये हकीकत में एक्शन पोटेंशियल है क्या चीज़। जब एक्सॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, स्मोटिक सेल्स के अंदर आयंस की मूवमेंट करवाएंगे, मेम्ब्रेन के पार आयंस मूव करते हैं, यानी दो एक वक्त के अंदर 3 सोडियम आयंस मेम्ब्रेन से अंदर मूव करेंगे, और उसके बाद क्या होता है कि 2 पोटाशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर मूव करते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम गेट पाया जाता है, पोटाशियम गेट पाया जाता है। अब जिस वक्त ये मेम्ब्रेन से आयंस सोडियम अंदर आ जाएंगे, पोटाशियम बाहर मूव करेंगे, इस कंडीशन को हम डीपोलराइजेशन का नाम देंगे, क्योंकि पहले पोलराइज थे उसके बाद डीपोलराइज हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ये आगे फिगर के अंदर आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो ये दिखाई दिया जा सकता है कि यहाँ से आपके पास पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर शिफ्ट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन से बाहर शिफ्ट हो रहा है। इस तरह से आपके पास जब ये कंसंट्रेशन इसकी मैक्सिमम मेम्ब्रेन के अंदर हो जाती है तो सोडियम पोटाशियम गेट इन दोनों आयंस का सेंसिटिव होता है, फौरी से वो गेट ओपन हो जाता है और इस तरह से आयंस दोबारा से मेम्ब्रेन के बाहर चले जाते हैं। अब मेम्ब्रेन के अंदर दोबारा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और बाहर कौन सा वाला हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से इस कंडीशन को हम रीपोलराइजेशन का नाम देते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, ये एक्शन पोटेंशियल के अंदर आता है। अभी आगे ये बात मेंशन है कि जब सोडियम आयंस इंक्रीज हो जाते हैं सेल्स की इनसाइड पे, और इस तरह से पोटेंशियल जो है वो आपके पास हाई हो जाता है, वो एटलीस्ट कहाँ तक पहुँच जाता है, 35 मिली वोल्ट तक। तो इस पोटेंशियल को हम एक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं।
अगर हम इसके फेजेस की बात करें तो 3 से 4 फेजेस के एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो 4 फेजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो रेस्टिंग फेज़ होता है इसका। रेस्टिंग फेज़ के अंदर नॉर्मली जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट तक जाता है। जबकि दूसरा फेज़ हमने डिस्कस किया था डीपोलराइजेशन का फेज़, कि जब सोडियम के आयन मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं इस तरह से उनकी कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो जाती है, पोटेशियम बाहर जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। इस तरह मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो जाता है, आपके पास अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बाहर नेगेटिव आ जाता है। इस कंडीशन को हम डीपोलराइजेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेम्ब्रेन का वो 35 मिली वोल्ट तक जाता है, +35 मिली वोल्ट तक। नेक्स्ट अगर हम रिपोलराइजेशन की बात करें, दोबारा से सोडियम पोटेशियम गेट के ओपन होने की वजह से सोडियम आयंस दोबारा मेम्ब्रेन के बाहर जाएंगे, पोटेशियम आयंस दोबारा मेम्ब्रेन से अंदर मूव करेंगे। इस तरह दोबारा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एन साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बाहर वाली साइड के ऊपर मेम्ब्रेन पे दोबारा से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं, रिपोलराइजेशन का नाम देते हैं। और फिर आगे हम देखें एक और स्टेज एग्जिस्ट करता है हाइपरपोलराइजेशन। अच्छा, मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरीन का गेट पाया जाता है। अच्छा, बाज़ का ये होता है कि क्लोरीन के आयन जो हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, चूँकि क्लोरीन ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। जब मेम्ब्रेन के अंदर मूव करता है तो इसका नुकसान क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्जेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन के अंदर जो पल्स जनरेट होनी होती है वो कुछ वक्त के लिए रुक जाती है, वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इस कंडीशन को हम हाइपरपोलराइजेशन का नाम देते हैं। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो लेटेंट पीरियड, और उसके बाद आगे आपके पास ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला जो एरो है आपके पास ये कौन सा वाला है, पोलराइजेशन का है। उसके बाद आके डीपोलराइजेशन का है, और फाइनली आपके पास आफ्टर पोलराइजेशन के बाद जो हमने डिस्कस किया था हाइपर पोलराइजेशन, इस पोलराइजेशन इस स्टेज के अंदर यहाँ पे इम्पल्स की कंडक्शन रुक जाती है। आगे ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, ये दोनों आपको ग्राफ दिखाए गए हैं कि फर्स्ट वाला थ्रेशोल्ड जो ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, स्टिमुलस मिलेगा, मेम्ब्रेन से आयन मूव करेंगे। इस तरह से वो फर्स्ट फेज़ आपका पोलराइजेशन का फेज़ होगा। सेकंड आपका जो फेज़ होगा जब आयंस मूव करना स्टार्ट करेंगे क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो डीपोलराइजेशन का फेज़ होगा। फिर उसके बाद जब ये पीक वैल्यू को पहुंचेगा उस पोटेंशियल को हम एक्शन पोटेंशियल का नाम देंगे। दोबारा से आयंस मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करना स्टार्ट करेंगे, वो दोबारा फेज़ रिपोलराइजेशन कहलाएगा। और कुछ ऐसा फेज़ है जहाँ पे आपके पास हाइपरपोलराइजेशन के नाम अगर बात करें तो ये जो पीरियड होता है इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम दिया जाता है, क्योंकि इस टाइम के अंदर मेम्ब्रेन का जो आपके पास पोटेंशियल है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज चूँकि मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे पल्स जो जनरेट होनी होती है कुछ वक्त के लिए आयन यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। अगेन रेस्टिंग स्टेट स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद दोबारा से मेम्ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है। इस तरह आयन आगे ट्रांसमिट होते रहते हैं। और एक और अगर हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की बात करें, फाइनली चूँकि ट्रांसमिट करना होता है, जब ये आपके पास नर्व या आयंस की मूवमेंट की वजह से कहाँ पे पहुँच जाती है, जाके साइनेप के ऊपर दो न्यूरॉन्स के जंक्शन पे जब ये जाती है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास केमिकल साइनेप होता है। अच्छा, इस साइनेप में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो आ रहा होता है वो यहाँ पे आयंस को ट्रिगर देता है और ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है। वेजिकल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, साइनेप्टिक वेजिकल्स जब मेम्ब्रेन के करीब आते हैं तो मेम्ब्रेन यहाँ से इन्वेजिनेट होती है। मेम्ब्रेन यहाँ से इन्वेजिनेट होगी तो यहाँ से आयंस क्या हो जाते हैं, वो जो आपके पास वेजिकल आए होते हैं वो मेम्ब्रेन घेर लेती है, फिर आपके पास वो वहाँ से ब्रस्ट हो जाता है। उसके ब्रस्ट होने से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर। यहाँ पे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या होते हैं कि यहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो रिसेप्टर्स यहाँ से रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद इस तरह से वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एक न्यूरॉन से फिर दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इस तरह अप टू सो ऑन ये सिलसिला चलता रहता है। एक मेम्ब्रेन के अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम गेट की, एट लीस्ट जो एक पोर्शन है उसके अंदर 5000 से 12000 तक सोडियम गेट पाए जाते हैं। तो विद इन नो टाइम ये सारी ट्रांसमिशन हो रही होती है बॉडी के अंदर। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।